हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस आचार्य हिंदी मीडियम। जैसा कि अपन ने लास्ट लेक्चर में पार्ट 1 और पार्ट 2 खत्म किया था, अपना बायोमोलिक्यूल जैव चैप्टर चल रहा है। बात करें क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो अपनी सेकंड बुक है, उसमें टोटल 5 चैप्टर है, जिसमें से मैंने आपको यहाँ पे एल्कोहल फिनोल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद इसके अलावा अपन ने एमीन फिनिश कर लिया था। आज अपन डिस्कस करने वाले बायोमोलिक्यूल का एक और पार्ट। कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, पर अब अपने इसी चैनल पे बहुत कंटिन्यू और अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं, तो इस चैनल पे आपको बने रहना है। स्टार्ट करते हैं आज अपन बायोमोलिक्यूल का पार्ट 3। ठीक है, अब देखो थोड़ा बहुत आपको रिवाइज करवा देता हूँ। अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा। अभी अब जब अपन ने बायोमोलिक्यूल स्टार्ट किया तो मैंने आपको ये बताया कि बायोमोलिक्यूल में अपन कुछ बड़े बड़े मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ने वाले हैं। अपन ने जैसे अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले अपन ने कार्बोहाइड्रेट टॉपिक स्टार्ट किया था, जहाँ पे मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण बताया था, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड के बारे में। फिर अपन ने ग्लूकोज की रेखीय संरचना के बारे में भी इसमें बात की थी, और मैंने आपको बताया था कि ऐसी कौन कौन सी अपने पास अभिक्रियाएं होती है जिससे अपने को ये पता चलता है कि ग्लूकोज की कौन सी स्ट्रक्चर होती है, लीनियर स्ट्रक्चर होती है, सीधी श्रृंखला होती है। तो वहां पे अपन ने जब ग्लूकोज की लीनियर स्ट्रक्चर बनाई थी, एक बार वापस से बता देता हूं। अपना जो ग्लूकोज है उसमें कौन सा क्रियात्मक समूह होता है, एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह। तो 1 ध्यान देना इधर। अगर मैं बात करूं यहाँ पे अपने पास ग्लूकोज की बात करूं तो अपना C डबल बॉन्ड O H अपना एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह। उसके अलावा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 कार्बन एटम अपने पास होते हैं। नंबर 1 पे अपना एल्डिहाइड होता है, नंबर 2 पे OH ग्रुप राइट साइड पे, नंबर 3 पे OH ग्रुप अपने लेफ्ट साइड में। मैंने कहा था नंबर 3 पे अपने को चेंज करना है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं नंबर 4 पे OHH, वापस से OH राइट साइड में, नंबर 5 पे भी OHH राइट साइड में, सबसे लास्ट में CH2OH। देखो वापस से देखना, 1 2 3 4 5 6 अपने पास टोटल 6 एटम है। तो अपन बोलते हैं कि ये एक टाइप की अपने पास कैसे शुगर है, हेक्सो शुगर है, और इसमें एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है, तो इसको अपन और क्या बोल देते हैं, एल्डोहेक्सोस। क्या बोलते हैं इसको अपन, एल्डोहेक्सोस। और अपन ने बात की थी कि ग्लूकोज की जो लीनियर स्ट्रक्चर होती है, सीधी श्रृंखला होती है, उसके पक्ष में प्रमाण। फिर मैंने आपको बोला था अगर आपने को ये चेक करना हो कि ग्लूकोज में 6 कार्बन सीधी श्रृंखला में होते हैं, तो मैंने कहा था रेड फॉस्फोरस विद HI के साथ उसको हीट कर दो, तो वहां पे अपने को नॉर्मल हेक्सेन देखने को मिलता है। फिर मैंने कहा था ग्लूकोज में अपने पास कार्बोनिल समूह होता है, इसके लिए अपन क्या क्या कर सकते हैं। तो कार्बोनिल समूह के परीक्षण के लिए, C डबल बॉन्ड O के परीक्षण के लिए आप HCN से अभिक्रिया करवा दो तो बनेगा साइनोहाइड्रिन, और अगर आप किससे करवा देते हो, NH2OH हाइड्रोक्सिल अमीन से करवाते हो तो अपने पास बनता है ऑक्सीजन। ठीक है, ये किसकी रिएक्शन थी, दोनों रिएक्शन थी ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह के परीक्षण की। फिर बात करूं अगर मैं कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होता है, ये किससे पता करेंगे, तो मैंने कहा था अपन रिएक्शन करा देंगे ब्रोमीन वाटर से। किससे करवाएंगे, ब्रोमीन वाटर से। जब अपन ग्लूकोज की अभिक्रिया ब्रोमीन वाटर से करवाते हैं तो अपने को ग्लूकोनिक अम्ल देखने को मिलता है। ग्लूकोनिक अम्ल जानते हो सारे बच्चों, COOH, CHOH होल 4 और CH2H। तो ये अपने पास क्या था, ये अपना ग्लूकोनिक अम्ल था। तो मैंने कहा था जब हम ग्लूकोज की अभिक्रिया किससे करवा देते हैं, ब्रोमीन वाटर से, तो अपने को ग्लूकोनिक अम्ल देखने को मिलता है, जो इस बात को सिद्ध करता है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं ग्लूकोज में 5 OH समूह की उपस्थिति, देखो पहला OH, दूसरा OH अपना एल्कोहल, तीसरा एल्कोहल, चौथा एल्कोहल, पांचवा एल्कोहल। 5 एल्कोहल की उपस्थिति सिद्ध करनी है तो अपन किससे अभिक्रिया करवाएंगे, मैंने कहा था या तो करवा दो एसिटल क्लोराइड से, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl से, या करवा दो अम्ल एनाइड्राइड से। अम्ल एनाइड्राइड क्या होता है अपना, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R। इन दोनों से जब अपन अभिक्रिया करवाते हैं तो अपने नोटिस किया था कि जहां पे भी अपने को OH दिख रहा है ना, H हटा के अपने को ऐड करना था, वहां पे C डबल बॉन्ड O CH3 एसिटिल ग्रुप ऐड करना था, और अपन बना रहे थे ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। तो जब अपन ग्लूकोज की अभिक्रिया अम्ल क्लोराइड से या एसिटिल क्लोराइड से या अम्ल एनाइड्राइड से करवाते तो अपने को ग्लूकोज पेंटा एसिटेट देखने को मिलता है। उसके अलावा फिर अपन ने बात की थी अगर मैं ग्लूकोज की अभिक्रिया सांद्र एचएनओ3 से करवा दूं, ग्लूकोज की अभिक्रिया किससे करवा दूं, सांद्र एचएनओ3 से करवा दूं, तो मेरे को क्या देखने को मिलता है, जब मैं ग्लूकोज की अभिक्रिया सांद्र एचएनओ3 से करवाता हूं तो मेरे को सैकरिक अम्ल देखने को मिलता है। सैकरिक अम्ल के बारे में आइडिया दे देता हूं, ऊपर भी COH और नीचे भी COH अगर हो तो उसको अपन सैकरिक अम्ल बोलेंगे। और ग्लूकोनिक अम्ल एक ही C डबल OH हो, एक C डबल बॉन्ड OH हो, ग्लूकोनिक अम्ल दोनों जगह C डबल बॉन्ड OH हो ऊपर नीचे, तो उसको अपन बोलेंगे सैकरिक अम्ल। ये सारी बात अपन ने लास्ट लेक्चर में कर ली थी। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, अगर बात करूं तो मैं पढ़ाने वाला हूं आपको ग्लूकोज की चक्रीय संरचना के बारे में। क्या पढ़ाने वाला हूं, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना। आपने सुना भी होगा ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बनाता है और लीनियर स्ट्रक्चर भी बनाता है। अब लीनियर स्ट्रक्चर होती है या साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है, क्या होती है स्ट्रक्चर, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो आज मैं आपके सारे डाउट दूर करने वाला हूं। स्टार्ट करते हैं ग्लूकोज की चक्रीय संरचना से, साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज से। तो देखो ग्लूकोज क्या, देखो ग्लूकोज शिव अभिकर्मक, देखो पहला कौन सा अभिकर्मक, शिव अभिकर्मक। उसके अलावा NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड या NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। उसके अलावा 2,4-DNP, 2,4-DNP अपन ने पढ़ा था, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिलहाइड्रोजीन। 2,4-DNP का पूरा नाम 2,4-डाइनाइट्रोफेनिलहाइड्रोजीन, ठीक है, के साथ टेस्ट नहीं देता है। किस किस के साथ टेस्ट नहीं देता,
सिर्फ अभिकर्मक से टेस्ट नहीं देता, NaCO3 2,4-DNPN के साथ कोई भी टेस्ट नहीं देता है। जबकि ये तीनों किसके टेस्ट है? कार्बोनिल के टेस्ट है। अब अगर तीनों कार्बोनिल के टेस्ट है तो ग्लूकोज को देना चाहिए था ना, ग्लूकोज ने टेस्ट नहीं दिया, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आगे सुनो, ग्लूकोज का पेंटाएसिटेट, ग्लूकोज का पेंटाएसिटेट समझ गए ना, पेंटाएसिटेट ग्लूकोज की जब अपन अभिक्रिया किससे करवाई थी अपन ने, ग्लूकोज की अभिक्रिया अपन ने करवाई अम्ल क्लोराइड से या एसिटिक एनहाइड्राइड से, तो अपन को देखने को मिला ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। तो ग्लूकोज का पेंटाएसिटेट NH2H के साथ ऑक्सिम नहीं बनाता है। NH2H को अपन बोलते हैं हाइड्रोक्सिलामीन, हाइड्रोक्सिलामीन के साथ ऑक्सिम नहीं बनाता है, ठीक है। ग्लूकोज NH2H, देखो ग्लूकोज तो NH2H के साथ ऑक्सिम बनाता है, ग्लूकोज तो NH2H के साथ ऑक्सिम बनाता है, पर ग्लूकोज का जो पेंटाएसिटेट है वो NH2H के साथ ऑक्सिम नहीं बनाता है, ठीक है। ग्लूकोज दो रूपों में पाया जाता है, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज। अब जो बच्चे केमिस्ट्री देख रहे हैं यहाँ पे, अब आपने क्लास 11th के अंदर भी बायोमोलिक्यूल चैप्टर के अंदर जरूर पढ़ा होगा ग्लूकोज के बारे में। अब यहाँ पे अपन थोड़ी सी हायर स्टडी कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्लूकोज को और इन सारे मॉलिक्यूल को अपन समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लूकोज दो रूपों में पाया जाता है, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज। अब ये अल्फा बीटा का क्या मतलब, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे अल्फा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज, तो वो अपन आज के लेक्चर में ही समझने वाले। इस लेक्चर को लास्ट तक देखना, आपके सारे डाउट दूर होने वाले हैं आज की क्लास में, ठीक है। अगली बात, ग्लूकोज म्यूटारोटेशन। म्यूटारोटेशन को अपन हिंदी में बोलते हैं परिवर्तित घूर्णन दर्शाता है। ग्लूकोज म्यूटारोटेशन परिवर्तित घूर्णन दर्शाता। अब ये परिवर्तित घूर्णन म्यूटारोटेशन होता क्या है, तो समय के साथ थीटा चेंज हो जाए, ठीक है ना, समय के साथ अगर थीटा चेंज हो जाए तो उसको अपन परिवर्तित घूर्णन बोलते हैं। इस कारण ग्लूकोज की चक्रीय संरचना दी गई, इस कारण ग्लूकोज की चक्रीय संरचना दी गई। इन सारे पॉइंट से अपने को पता चला कि ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना होती है, ठीक है। अब एक नोट लिखा अपन ने, वास्तव में ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर के रूप में ही पाया जाता है। देखो ध्यान देना, वास्तव में ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर के रूप में ही पाया जाता है, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना होती है। बट जो स्ट्रॉन्ग रिएजेंट है, समझ गए ना, स्ट्रॉन्ग रिएजेंट, प्रबल अभिकर्मक की उपस्थिति में साइक्लिक स्ट्रक्चर, जो प्रबल अभिकर्मक होते हैं वो क्या करते हैं, इस साइक्लिक स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देते हैं तथा पहले वाली रिएक्शन दे देते हैं, ठीक है। बट जो कमजोर होते हैं वो इस साइक्लिक स्ट्रक्चर को नहीं तोड़ पाते, अतः वो रिएक्शन नहीं दे पाते हैं। इसका मतलब जो अपन ने ग्लूकोज की रेखीय संरचना के पक्ष में प्रमाण पढ़े थे ना, वो सारे अपने पास एक प्रकार के स्ट्रॉन्ग रिएजेंट थे, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर को ब्रेक करके लीनियर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करके आगे अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते थे। पर जो दुर्बल अभिकर्मक होंगे, वीक रिएजेंट होंगे, वो साइक्लिक स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं कर पाएंगे, अतः रिएक्शन नहीं दे पाएंगे। समझ आ रही है बात? आगे देखते जाना। अब यहां पे देखो एक और बात, ग्लूकोज का 5 नंबर वाला कार्बन का OH, 5 नंबर वाले कार्बन का OH का मतलब समझे, ये अपना ग्लूकोज, ये अपना एल्डिहाइड, ठीक है, ये अपना एल्डिहाइड। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सेकंड नंबर पे OHH, थर्ड नंबर पे OHH, फोर्थ नंबर पे फिर से OH राइट साइड में, फिफ्थ नंबर पे फिर से OH राइट साइड में, और सबसे लास्ट में CH2OH। 1 2 3 4 5 6, तो जो 5वें नंबर वाला OH है, ठीक है, ग्लूकोज के 5 नंबर वाले कार्बन का OH कहां पे आक्रमण करता है, CHO पर आक्रमण करता है, मतलब एल्डिहाइड समूह पे आक्रमण करता है तथा हेमी एसिटल बनाता है। अब हेमी एसिटल, एसिटल के बारे में बात अपन ने कर रखी है पहले। हेमी एसिटल क्या होता है, ऐसा कार्बन जिसपे एक OH और एक OR ग्रुप होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल। और एसिटल किसको बोलते हैं, जिसमें 2 OR ग्रुप होते हैं उसको एसिटल बोलते हैं। जिसमें एक OH एक R ग्रुप होता है उसको अपन हेमी एसिटल बोलते हैं। एक OH एक OR हेमी एसिटल, दोनों OR एसिटल, ठीक है। अब जब ये ग्लूकोज का 5 नंबर वाले कार्बन का OH CHO पर आक्रमण करता है तो अपने को क्या देखने को मिलता है, हेमी एसिटल बनाता है। इसमें 6 मेंबर की रिंग बनती है। कितने मेंबर की, 6 मेंबर की रिंग बनती है तथा इसे पायरेनोज रिंग बुलाते हैं। इसको अपन क्या बुलाते हैं, पायरेनोज रिंग बुलाते हैं। इसका मतलब ग्लूकोज का 5 नंबर वाले कार्बन का जो OH है वो एल्डिहाइड पे आक्रमण करता है और कितने एटम की रिंग बनाता है, 6 एटम की रिंग बनाता है, और उस रिंग को अपन क्या बोलते हैं, पायरेनोज रिंग बोलते हैं। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ग्लूकोज पायरेनोज रिंग बनाता है क्या, सर सही बात है, ग्लूकोज पायरेनोज रिंग बनाता है। अब ये हेमी एसिटल का निर्माण सुनो, देखो एक बात जो मैं आपको बता देता हूँ पीछे की, मेरी आदत है पीछे के चैप्टर से चीजें कनेक्ट करना, तो वो शायद आपको कनेक्ट होगी। अपन ने एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ा था। अपने एल्डिहाइड और कीटोन कौन सी अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन कौन सी अभिक्रियाएं देते हैं, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। ध्यान देना, इधर वापस से बता देता हूं, एक बार ध्यान देना है सारे बच्चों को। इधर देखो अपना ये ले लिया मैंने ROH, ठीक है, ROH अपना क्या है, एल्कोहल। एल्कोहल की अभिक्रिया कैसे करवा रहा हूँ, RC डबल बॉन्ड और H अपने एल्डिहाइड से, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन कौन सी अभिक्रिया देते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। नाभिक स्नेही कौन है यहाँ पे, अब देखो एल्कोहल का पूरा मॉलिक्यूल किसकी तरह बिहेव करता है, नाभिक स्नेही की तरह बिहेव करता है। तो ये जो एल्कोहल है
ये एज ए नाभिक स्नेह इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता है। कार्बोनिल कार्बन जानते हैं मेरे बच्चे, सी डबल बॉन्ड होगा जो कार्बन है उसको अपन क्या बोलते हैं, कार्बोनिल कार्बन। तो ये आरओएच अटैक करता है कार्बोनिल कार्बन पे। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 5 तो बना नहीं सकता, तो जैसे ही ये अटैक करता है ये कार्बन अपना एक बॉन्ड तोड़ता है। और इसके पीछे भी रीजन है, ऑक्सीजन और कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता में अंतर। ऑक्सीजन पे आंशिक ऋणावेश, कार्बन पे आंशिक धनावेश, ठीक है ना, कर सकते हैं बात अपन। तो एल्कोहल का अटैक करवाना उस कार्बनिक कार्बन में, सुनना ध्यान से, RCH, ठीक है, RCH, ये वाला बॉन्ड टूटा, ठीक है। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव आ गया। इस ROH ने अटैक कर लिया किस पे, इस कार्बन पे। तो कार्बन के साथ कौन बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन, ये अपना R और ये अपना H। और बताओ ऑक्सीजन जब 2 बॉन्ड बना रहा था कोई प्रॉब्लम नहीं, पर 3 बॉन्ड बनाता तो ऑक्सीजन पे अपने को कौन सा चार्ज देखने को मिलता है, पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता है। इसको ऐसे समझो, अभी देखो ऑक्सीजन की बात में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। ऑक्सीजन के बाइटम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और 6 है, तो अभी कोई भी चार्ज नहीं आया। अब यहाँ पे देखना, एक लोन पेयर कहाँ चला गया, बॉन्ड बनाने में, पीछे देखो एक ही लोन पेयर बचा ऑक्सीजन पे। अब देखो ऑक्सीजन के बाइटम कोश में इलेक्ट्रॉन गिनते 1 2 3 4 5, होने कितने चाहिए थे, 6, है कितने 5, कितने कम 1, और 1 इलेक्ट्रॉन कम तो पॉजिटिव। और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, मतलब कि बहुत बड़ी समस्या। उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु पे पॉजिटिव चार्ज का आना क्या बताता अपने को, ये तो बहुत ज्यादा अस्थायी हो गया। तो ऑक्सीजन सबसे आसान शिकार कौन, हाइड्रोजन से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो अपने को क्या देखने को मिलेगा, ध्यान से देखना, RCH, इधर बचेगा अपना OR, अरे क्या बचेगा OR, और यहाँ से हाइड्रोजन किस फॉर्म में निकलेगा, H+ के फॉर्म में। और इस O पे क्या है, नेगेटिव, तो इस O नेगेटिव के पास H आ गया। अब देखो क्या मेरे इस कार्बन पे एक OH और एक OR ग्रुप है, और ऐसा कार्बन जिस पे एक OH और एक OR होता है उसको अपन क्या बुलाते हैं, हेमी एसिटल बुलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख भी सकते हो आप लोग, एल्कोहल की अभिक्रिया एल्डिहाइड से करवाई, एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं, नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया, एल्कोहल ने एज ए नाभिक स्नेह अटैक किया इस कार्बनिल कार्बन पे, ये बॉन्ड टूटा क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता, तो अपने को यहाँ पे देखने को मिला कार्बन पे एक OR एक OH, जिसको अपन बोलते हैं हेमी एसिटेल, ठीक है। डन है बात इतनी। तो एल्डिहाइड, अब यहाँ पे भी देखो आप कहोगे सर ये मैकेनिज्म क्यों समझा रहे हो हमको, इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मेरे ग्लूकोज में एल्डिहाइड है, मेरे ग्लूकोज में 5 नंबर वाला कार्बन पे जो OH है वो अटैक करता है इस कार्बोनिल कार्बन पे एल्डिहाइड के, और यहाँ पे नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया अपने को देखने को मिलती है, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ ये बात करते हैं डी ग्लूकोज की। अब यहाँ पे डी क्यों लिखा है, बता रखा है पहले भी, फिर से बता रहा हूँ। यहाँ पे कैपिटल डी अपने को इस बात को बताता है कि सबसे लास्ट कायरल कार्बन पे, कायरल कार्बन समझते हो, कायरल कार्बन का एक और नाम होता है असममित कार्बन, कायरल कार्बन या असममित कार्बन, ठीक है, जिसकी चारों संयोजकता क्या होती है, अलग अलग होती है, जो प्रकाशिक समावेशिता प्रदर्शित करता है। तो इस कार्बन पे देखो OH ग्रुप कहाँ पे है, राइट हैंड साइड में, यहाँ से देखो ना, इस वाले कार्बन पे OH ग्रुप कहाँ है मेरा, राइट हैंड साइड में, मतलब ये कैसा ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज है। अगर यही OH मेरा कहाँ पे होता, लेफ्ट हैंड साइड, तो उसको मैं क्या बोल देता, एल ग्लूकोज, DL नोमेनक्लेचर अपन ने पढ़ा था, DL नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो ये डी ग्लूकोज है मेरा, कैपिटल डी का मतलब यहाँ पे डेक्स्ट्रो रोटेटरी से नहीं है, ये बात मैंने पहले भी बताई थी, आज भी बता रहा हूँ। कैपिटल डी बस ये बता रहा है कि लास्ट कायरल कार्बन पे OH ग्रुप किधर है, लास्ट कायरल कार्बन पे OH ग्रुप राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो देखो लास्ट कायरल कार्बन का ऑक्सीजन अटैक कर रहा है इस कार्बोनिल कार्बन पे, एक सेकेंड, हाँ ध्यान देना, लास्ट जो मेरा कायरल कार्बन है उसका जो OH है इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक कर रहा है। इस कार्बोनिल कार्बन का संकरण क्या है, sp2, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर बात करूं एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा, 3 सिग्मा में संकरण क्या होता है, sp2। तो इस एल्कोहल ने अटैक किया इस कार्बन पे, ठीक है, एल्डिहाइड वाले कार्बन पे, ठीक है, इस एल्कोहल ने अटैक किया इस एल्डिहाइड वाले कार्बन पे, ये वाला बॉन्ड टूटेगा क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता, 1 2 3 4 पहले से बन रहे हैं, जैसे ये बॉन्ड बनेगा ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इस ऑक्सीजन पे देखो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जा रहे हैं, ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज, और ये ऑक्सीजन जब यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा तो 3 बॉन्ड बनाते ही इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज रह नहीं सकता, तो यहाँ से हाइड्रोजन अपन निकालेंगे किस फॉर्म में, H+ के फॉर्म में, और वो इस O के पास जाके ऐड हो जाएगा। एक बार देख लो इधर, वापस से बता देता हूँ, ये अपना एल्डिहाइड 1 2 3 4 5 और ये 6, अपने पास 6 कार्बन हो गए। सेकेंड नंबर पे OH H, थर्ड नंबर पे OH H, फोर्थ नंबर पे OH, फिफ्थ नंबर पे OH H H और ये CH2H, ठीक है। ये वाला जो ऑक्सीजन है ये अटैक करता है एज ए नाभिक नहीं, इस कार्बोनिल कार्बन पे वाला बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा। अब देखो यही बता देता हूँ, ध्यान से देखते जाना। अब ये जब ऑक्सीजन, ध्यान देना, ये जो ऑक्सीजन है बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, इसके पास एक हाइड्रोजन है, कितने बॉन्ड बन जाएंगे यहाँ पे, अरे कितने बॉन्ड बन जाएंगे इस कार्बोनिल कार्बन पे, कितने बॉन्ड, ये ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है तो इसके ऊपर पॉजिटिव, और
इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव, क्योंकि इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ चले गए। ठीक है, अब यहां से मैंने कहा ऑक्सीजन अपना इस एक बंद में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन को किस फॉर्म में निकालेगा? H+ के फॉर्म में निकालेगा। हाइड्रोजन को किस फॉर्म में निकालेगा? H+ के फॉर्म में। और यहाँ पे अपने को 2 लोन पेयर देखने को मिलेंगे, 1 2 3 4। और यहाँ से H+ निकला वो कहाँ चल जाएगा? इस OH पे। तो देखो ध्यान देना इधर, इस कार्बन पे एक OH एक H, तो देखो इस कार्बन पे एक OH और एक H। ठीक है, सेकेंड नंबर, अब देखो ये जो कार्बन है ऑक्सीजन के साथ COC बॉन्ड बन रहा है, COC बॉन्ड बन रहा है। अरे डन है बात इतनी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक चीज नोटिस करने वाली है कि जो अपना फर्स्ट कार्बन है ना, क्रियात्मक समूह के कार्बन को अपन क्या बोलते हैं? एनोमरिक कार्बन। एक छोटी सी डेफिनेशन और आपको दिमाग में रखनी है, क्रियात्मक समूह का कार्बन क्या कहलाता है? एनोमरिक कार्बन कहलाता है। तो इस एनोमरिक कार्बन पे OH ग्रुप किधर है? अगर एनोमरिक कार्बन पे OH ग्रुप ऐसे देख लो ना, किधर है? राइट हैंड साइड। अगर मेरे एनोमरिक कार्बन पे OH ग्रुप राइट हैंड साइड है तो मैं उसको क्या बोलूंगा? अल्फा डी ग्लूकोज। और अगर वही लेफ्ट हैंड साइड है तो उसको मैं क्या बोलूंगा? ये अपना है बीटा डी ग्लूकोज। देखो दोनों के स्ट्रक्चर नोटिस करना, ये है बीटा डी ग्लूकोज, ये है अपना अल्फा डी ग्लूकोज। अंतर कहां पे आ रहा सुनना ध्यान से। पहले कार्बन पे OH ग्रुप किधर है? राइट हैंड साइड तो अल्फा डी ग्लूकोज, OH राइट हैंड साइड तो अल्फा डी ग्लूकोज, OH LHS लेफ्ट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड तो अल्फा, लेफ्ट हैंड साइड तो बीटा। बाकी पूरे स्ट्रक्चर सेम है, देख लो CH2H CH2H, OHH OHH, HOH HOH, इधर भी OHH OHH। बाकी कोई भी इनमें डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि जो अपना क्रियात्मक समूह वाला कार्बन है, जिसको कि मैं एनोमरिक कार्बन बोलूंगा, उसमें अगर OH ग्रुप राइट हैंड साइड तो अल्फा डी ग्लूकोज है, लेफ्ट हैंड साइड इसका मतलब वो बीटा डी ग्लूकोज है। ठीक है, ध्यान रहेगी इतनी बात। अरे स्ट्रक्चर समझ आ गई ना। यहाँ पे अपने को नाभिक स्नेहयुगात्मक अभिक्रिया देखने को मिल रही है। तो अपन ने बना दिया अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज में एनोमरिक कार्बन पे OH ग्रुप राइट हैंड साइड, बीटा डी ग्लूकोज में एनोमरिक कार्बन पे OH ग्रुप किधर है? लेफ्ट हैंड साइड। एनोमरिक कार्बन क्रियात्मक समूह वाला कार्बन, या ऐसे बोल लो वो कार्बन जिसपे कि अपने अल्कोहल ने एज ए नाभिक ने अटैक किया था, उसको अपन एनोमरिक कार्बन बोलते हैं। इसके डेफिनेशन आने वाली। अब देखो ये भी एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, देख लो ना, 1 2 3 4 5 और ये ऑक्सीजन 6 एटम की रिंग यहाँ पे अपने को देखने को मिल रही है। अब बनाना कैसे उसके बारे में सुनो ध्यान से। एक काम करते हैं, पहले बीटा की स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देखो बीटा में एक चीज नोटिस करो, जो जो राइट हैंड साइड है ना वो अपने को कहाँ देखने को मिलेंगे? इधर H कहाँ है? राइट हैंड साइड। कहाँ देखने को मिला? नीचे। इधर OH कहाँ है? राइट हैंड साइड। कहाँ देखने को मिला? नीचे। इधर H कहाँ है? राइट हैंड साइड। कहाँ देखने को मिला? नीचे। इधर OH कहाँ है? राइट हैंड साइड। कहाँ देखने को मिला? नीचे। और सबसे लास्ट में CH2H है। इसको देखो बनाने का एक और तरीका बताता हूँ, ध्यान देना। ये जो स्ट्रक्चर अपने बनाई, सुनते जाना, ये अपने को 6 एटम की रिंग बना देनी है, जिसमें से एक कौन है? ऑक्सीजन है। 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखो CH2H, अगर मैं बात करूं, देखो ये अपना बल्कि ग्रुप है CH2H, और H में से बड़ा ग्रुप कौन सा है? CH2H। HOH में से बड़ा ग्रुप कौन सा है? OH। OHH में से बड़ा ग्रुप OH। HOH में से भी OH और OHH में से भी OH। अब यहाँ पे क्या करना आपको, सुनना ध्यान से। अभी मैंने बल्कि ग्रुप कहाँ लगाया? ऊपर लगाया। अब बल्कि ग्रुप कहाँ लगा दूंगा? नीचे। फिर बल्कि ग्रुप ऊपर। फिर कहाँ लगा दूंगा? नीचे। और फिर कहाँ लगा दूंगा? ऊपर। अब OH तो नीचे H, OH तो H, OH तो H, OH तो H, और इधर भी अपना H। ठीक है, अब ये किसके स्ट्रक्चर है? तो सुनो ध्यान से, एक छोटी सी ट्रिक दिमाग में रखनी है, LAB। क्या रखनी है? LAB। अब ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया नहीं है, ध्यान देना। L का मतलब है लेफ्ट, A का मतलब है अबाव, और B का मतलब है बीटा। ठीक है, देखो OH ग्रुप किधर है? लेफ्ट डायरेक्शन में। कहाँ है? L का मतलब लेफ्ट। OH ग्रुप किधर है? लेफ्ट, नंबर 1 कार्बन पे। इधर देखो नंबर 1 कार्बन OH ग्रुप कहाँ पे? अबाव या बिलो? अबाव। तो A का मतलब अपना हो गया अबाव, और B का मतलब क्या हो गया? बीटा। इसका मतलब बीटा में OH ग्रुप या तो लेफ्ट हैंड साइड होगा या कहाँ होगा? अबाव होगा। या तो लेफ्ट हैंड साइड या अबाव। किसमें? बीटा में। बीटा में OH ग्रुप या तो लेफ्ट हैंड साइड या अबाव। और एक और बात जो आपको दिमाग में रखनी है कि देखो बीटा में बल्कि ग्रुप ऊपर, फिर बल्कि ग्रुप नीचे, फिर बल्कि ग्रुप ऊपर, फिर बल्कि ग्रुप नीचे, और फिर बल्कि ग्रुप ऊपर। अब है कि सर अल्फा कैसे बनाएंगे? तो मैं सिंपल सी चीज, यहाँ पे अल्फा बीटा में क्या डिफरेंस था? यहाँ पे अल्फा बीटा डिफरेंस था नंबर 1 पोजीशन में। नंबर 1 पोजीशन पे OH ग्रुप राइट हैंड साइड तो अल्फा, लेफ्ट हैंड साइड तो उसको अपन क्या बोल देंगे? बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नंबर 1 पे OH ग्रुप कहाँ है?
नंबर 1 पे OH ग्रुप बिलो, ठीक है, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, अल्फा डी ग्लूकोज। और अगर OH ग्रुप अबाव तो इसको क्या बोल देंगे, बीटा डी ग्लूकोज। दोनों स्ट्रक्चर में सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस है, अगर अपना OH ग्रुप देखो, ये वाली ट्रिक दिमाग में रखना, बीटा में या तो लेफ्ट हैंड साइड होगा या अबाव होगा। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, अबाव तो वो बीटा है, OH ग्रुप ऊपर, OH नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, और फिर CH2H ऊपर, बल्कि ग्रुप अभी भी ऊपर आ रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर। इसका मतलब ये अपना क्या हो गया, बीटा डी। अब देखो यहाँ पे बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज, पाइरेनोज क्यों लिखा है, क्योंकि देखो अभी अपन ने देखा कि यहाँ पे कौन सी रिंग बनती है, पाइरेन रिंग बनती है। ध्यान देना, पाइरेन से समानता होने के कारण ग्लूकोज की 6 सदस्य वाली संरचना को पाइरेनोज संरचना अल्फा या बीटा कहते हैं। देखो इस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं पाइरेन, क्या बुलाते हैं इसको, पाइरेन। कितने एटम है, 1 2 3 4 5 6 एटम की, जिसमें से एक कौन है, ऑक्सीजन। इधर भी देखो ग्लूकोज के बारे में अगर मैं बात करूं, कितने एटम है, 1 2 3 4 5 6 एटम की रिंग है, जिसमें से एक कौन है, ऑक्सीजन। इधर भी कितने एटम की रिंग है, 6 एटम की रिंग है, एक कौन है, ऑक्सीजन। तो ये क्या मैं कह सकता हूं, दोनों स्ट्रक्चर किससे समानता दर्शा रही है, पाइरेन से। क्या समानता दर्शा रही है, 6 एटम की 6 एटम की 6 एटम की, एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन। तो क्या मैं बोल सकता हूं इसको अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज और इसको बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज, ठीक है। अल्फा क्यों, क्योंकि OH नीचे है, बीटा क्यों, क्योंकि OH ऊपर है। बस ये डिफरेंस है अल्फा बीटा में, और कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। कैपिटल डी का मतलब अपने को समझ आता है, ये लास्ट कायरल कार्बन पे जब अपन ने जिस लीनियर स्ट्रक्चर से इसको बनाया था, उसमें लास्ट कायरल कार्बन पे नंबर 5 वाले पे OH ग्रुप राइट हैंड साइड था, इसलिए अपन कैपिटल डी लिखते हैं। ग्लूको क्योंकि ग्लूकोज है, और पाइरेनोस बिकॉज ये पाइरेन रिंग से समानता दर्शाता है, ठीक है। ये LAB ट्रिक वाली वापस लिख दी मैंने, लेफ्ट हैंड साइड और अबाव तो क्या है, बीटा। अब देखो सुनना ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड अबाव तो बीटा, लेफ्ट का उल्टा अपना राइट, अबाव का उल्टा बिलो, ठीक है, और बीटा का उल्टा अपना अल्फा। और ये लेफ्ट और अबाव किसके लिए है, OH समूह के लिए। किसके लिए है, OH समूह के लिए है, इसलिए अपन इसको बोल देंगे लेफ्ट हैंड साइड अबाव बीटा, राइट हैंड साइड बिलो अल्फा। अरे डन है इतनी बात। आगे देखो छोटी सी डेफिनेशन फिर से आ चुकी है एनोमरिक कार्बन की। क्या लिखा है, ग्लूकोज के दोनों चक्रीय हेमी एसिटर रूपों में भिन्नता केवल C1 पर उपस्थित OH समूह के विन्यास में होती है। मैंने भी यही बात बोली कि ग्लूकोज के अल्फा और बीटा दोनों रूपों में भिन्नता सिर्फ और सिर्फ पहले कार्बन पे OH ग्रुप के विन्यास में होती है। अगर OH ग्रुप कहां पे है, अबाव है, तो वो क्या हुआ, बीटा। अगर OH ग्रुप बिलो है तो वो क्या हुआ, अल्फा। OH ग्रुप बिलो अल्फा, अबाव बीटा, ठीक है। तो OH के विन्यास में होती है, जिसको अपन क्या बोल देते हैं, एनोमरिक कार्बन। क्या बोल देते हैं, एनोमरिक कार्बन पे OH ग्रुप की पोजीशन में अंतर, ठीक है। चक्रीकरण से, अब ये एनोमरिक कार्बन क्या होता है, चक्रीकरण से पूर्व एल्डिहाइड वाला कार्बन। मैंने यही तो बोला था, एनोमरिक कार्बन एक प्रकार का मेरा क्रियात्मक समूह का कार्बन है। तो चक्रीकरण से पूर्व एल्डिहाइड कार्बन, एल्डिहाइड कार्बन को अपन क्या बोल देते हैं, एनोमरिक कार्बन। ऐसे समावेशी अर्थात अल्फा तथा बीटा रूपों को एनोमर कहते हैं। तो ग्लूकोज के कितने एनोमर, 2, अल्फा और बीटा। के सर कैसे पहचानेंगे अल्फा बीटा को, अल्फा बीटा में मैंने कहा अगर बीटा में बीटा के अंदर एनोमरिक कार्बन OH ग्रुप कहाँ होता है, अबाव होता है, तो बीटा है, बिलो है तो वो अल्फा है, ठीक है। अल्फा डी ग्लूकोज तथा बीटा डी ग्लूकोज एक दूसरे के क्या है, एनोमर है। तो ग्लूकोज के कितने एनोमर, 2, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। अब एक और बात जो अपन ने बोल भी रखी है, मैंने सुनना ध्यान से, सारे OH मतलब भारी समूह एक दूसरे के विपरीत होते हैं। कि कैसे, देखो सारे भारी समूह एक दूसरे के कहाँ है, विपरीत। OH ऊपर OH नीचे, OH ऊपर OH नीचे, और इधर भी OH कहाँ है, CH2H ऊपर है। तो सारे भारी समूह एक दूसरे के क्या होते हैं, सारे OH अथवा भारी समूह एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इसी कारण बीटा ग्लूकोज क्या होता है, मोर स्टेबल। कोई बोले अल्फा और बीटा ग्लूकोज में से मोर स्टेबल कौन है, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो अपन बोलेंगे बीटा ग्लूकोज की स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो ये अपन ने बना दी ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब मेरे को बताओ ये कौन सा ग्लूकोज है, अल्फा या बीटा, जल्दी से बताओ, अल्फा या बीटा। तो LAB, ठीक है। नंबर 1 पे देखो लेफ्ट हैंड साइड अबाव बीटा, लेफ्ट हैंड साइड अबाव बीटा, और यहाँ पे OH ग्रुप अबाव है या बिलो है, OH ग्रुप बिलो है, मतलब ये क्या हुआ, अल्फा। ऊपर होता तो बीटा, ठीक है। तो ये अल्फा डी ग्लूकोज है अपना। अल्फा डी ग्लूकोज की बात करूं, ग्लूकोज बोल लेते हैं, ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर है। NHSO3 के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं देखता। 2,4-DNP, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन, उसके साथ भी कोई अभिक्रिया नहीं। शिफ्ट H के साथ भी कोई अभिक्रिया नहीं। अब मैंने कहा कि ये जो ग्लूकोज है कितने OH है, देखो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, 5 के 5 OH है अपने पास यहाँ पे, ठीक है। अब 5 OH की अभिक्रिया मैंने किससे करवा दी, CH3C डबल बॉन्ड Cl से। इसको अपन क्या बोलते हैं, अम्ल क्लोराइड, एक टाइप का ये एसिटिल क्लोराइड है। तो 5CH3C डबल पिरिडिन की उपस्थिति में अपन अभिक्रिया करवाई। क्या करना है, H को हटा के उसकी जगह C डबल बॉन्ड CH3 जोड़ देना है। H को हटा के उसकी जगह CH
सी डबल बॉन्ड हो CH3 जोड़ देना है। तो देखो H को हटा के OAC, ठीक है, H की जगह मैंने क्या कर दिया AC, एसिटाइल ग्रुप। इधर भी OAC 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 OAC, इसको क्या बोलेंगे ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। पहला एसीटेट, दूसरा एसीटेट, तीसरा एसीटेट, चौथा एसीटेट, पांचवा एसीटेट, तो इसका नाम है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ग्लूकोज पेंटा एसीटेट जो होता है वो हाइड्रोक्सिल अमीन से किसी भी प्रकार की अभिक्रिया नहीं करता है। आज के लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने बात आपको बताई थी। ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ अभिक्रिया करता है, पर ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ अभिक्रिया नहीं करता। ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनाने के लिए 5 मोल मैंने ले लिए यहाँ पे अम्ल क्लोराइड, जिसको कि अपन एसिटिल क्लोराइड भी बुलाते हैं, ठीक है। अल्फा डी और बीटा डी ग्लूकोज की वापस से स्ट्रक्चर आ चुकी है, एक बार इसको दिमाग में डाल लो। OH ग्रुप अबाव बीटा, OH ग्रुप बिलो अल्फा, ठीक है। बाकी इन दोनों स्ट्रक्चर में कोई भी डिफरेंस नहीं है। आगे बात, अब देखो एक और बात जो मैंने आपको बोली थी, ग्लूकोज के कितने एपीमर होते हैं। ग्लूकोज के अपने पास 2 एपीमर है, ठीक है। एपीमर के बारे में भी मैंने आइडिया दिया था, क्रियात्मक समूह के अलावा अन्य कार्बन पर विन्यास चेंज करना। क्या बोल रहा हूँ, क्रियात्मक समूह के अलावा अन्य कार्बन पर विन्यास चेंज करना अपना एपीमर कहलाता है। और ग्लूकोज के कितने एपीमर होते हैं, 2। ग्लूकोज का C2 एपीमर क्या कहलाता है, मैनोज, और C4 एपीमर क्या कहलाता है, गैलेक्टोज। ग्लूकोज का C2 एपीमर मैनोज एंड C4 एपीमर गैलेक्टोज। तो देखो क्या मैनोज बनाना है, तो मैंने क्या करा, इस वाले ग्लूकोज को देखो ये अल्फा या बीटा, ये वाला ग्लूकोज अपना बीटा, क्योंकि देखो सारे मल्टी ग्रुप ऑपोजिट OH ग्रुप ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, ठीक है। सारे OH ग्रुप ऑपोजिट साइड में है, तो इसको मैं बीटा बोलूंगा। अब बीटा में मैंने दूसरे नंबर वाले कार्बन पे क्या कर दिया, गड़बड़ कर दी। देखो इसको पलट दिया, OH ऊपर H नीचे, OH ऊपर H नीचे, तो मैंने क्या बना दिया, बीटा मेनोज बना दिया। इसका मतलब मैंने बीटा ग्लूकोज से क्या बना दिया, बीटा मेनोज बना दिया। कैसे बना दिया, C2 दूसरे नंबर वाले कार्बन पे विन्यास चेंज कर दिया, और ग्लूकोज का C2 एपीमर क्या कहलाता है, मेनोज कहलाता है। अब देखो इसी के अंदर क्या करा मैंने, 1 2 3 4, चौथे वाले कार्बन पे OH को पलट दो। ये OH पहले नीचे था, आपका है ऊपर, चौथे कार्बन पे OH को ऊपर कर दिया और H को नीचे कर दिया, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, बीटा गैलेक्टोज, ठीक है। ग्लूकोज के कितने एपीमर, 2 एपीमर। ग्लूकोज में का C2 एपीमर कहलाता है मेनोज और C4 एपीमर कहलाता है गैलेक्टोज। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या क्या बता दिया, अल्फा ग्लूकोज बता दिया, बीटा ग्लूकोज बता दिया, ठीक है। उसके अलावा मैंने बीटा मेनोज एंड बीटा गैलेक्टोज भी आपको समझा दिया, ठीक है। इस बीटा ग्लूकोज से अपन अल्फा ग्लूकोज बना सकते हैं। बीटा ग्लूकोज में दूसरे नंबर वाले कार्बन पे OH पलट दो, मेनोज बना दिया, चौथे नंबर वाले कार्बन पे OH पलट दो, गैलेक्टोज बना दिया, ठीक है। इतनी बातें दिमाग में रखना। आगे अपन बात करते हैं फ्रक्टोज की। अब ग्लूकोज फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर बहुत आसान है। देखो ग्लूकोज से ही बनाते हैं अपन फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर। कैसे बनाते हैं, देखो दोनों में 6 कार्बन, दोनों 6 कार्बन की शर्करा है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन हेक्सोज बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब नंबर सेकंड पे OH, नंबर थर्ड पे गड़बड़ थी, मैंने कहा OH लगा दो लेफ्ट साइड, H लगा दो राइट साइड, फिर राइट और फिर तो CH2H है ही, H। ग्लूकोज से कैसे बनेंगे फ्रक्टोज, देखो ग्लूकोज में कौन सा क्रियात्मक समूह, एल्डिहाइड, ठीक है। इस डबल बॉन्ड O को नीचे लेके आ जाओ और OH को ले जाओ ऊपर, डबल बॉन्ड O को लेके आ गए नीचे और OH को ले गए ऊपर। अब बताओ कार्बन यहाँ पे कितने बॉन्ड बना रहा है, 5, जो कि संभव नहीं है, तो एक H क्या कर दो, हटा दो। अरे एक H क्या कर दो, हटा दो। और यहाँ पे कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 3, तो ये एक H यहाँ पे लगा दो, ठीक है। अब इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह है, ये अपना है कीटोन। कौन सा क्रियात्मक समूह, ये अपना कीटोन क्रियात्मक समूह है। तो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की शर्करा क्या बोलेंगे, हेक्सोज। और इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह है, कीटोन, तो इसको बोलेंगे कीटोहेक्सोज, ठीक है। क्या बोलेंगे, कीटोहेक्सोज। और कीटोहेक्सोज कौन होता है, मेरा फ्रक्टोज एक प्रकार का मेरा कीटोहेक्सोज है। CH2H, ये CH2H, C डबल बॉन्ड हो, HOH, इधर C दोनों OH अपने राइट साइड में, सबसे लास्ट में CH2H। यहाँ पे भी क्या करना है, यहाँ पे भी आपको सिर्फ एक ही काम करना है। 5वें नंबर वाले कार्बन का जो OH ग्रुप है, एज ए नाभिक स्नेह कहाँ पे आक्रमण करेगा, क्रियात्मक समूह वाले कार्बन पे। और क्रियात्मक समूह इस बार अपना कीटोन है, तो कीटोन के कार्बन पे अटैक करेगा। अब ये जो कीटोन वाला कार्बन है पहले से 4 बॉन्ड बना रहा है, अब जैसे ये O इस पे अटैक करेगा, कार्बन 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा। इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। और ये जो अल्कोहल है O, ये जब इस कार्बन से बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड बनाते हैं, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज स्थायी नहीं है, वो अपने अंदर से हाइड्रोजन को निकाल फेंकेगा और उस हाइड्रोजन को ये ऑक्सीजन ले लेगा। अब चलो एक बार इसको लिख के बता देता हूँ, ध्यान देना इधर। इस वाले ऑक्सीजन ने अटैक किया इस कार्बोनिल कार्बन पे, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। अब देखो अगले स्ट्रक्चर कैसे, ध्यान देना, आगे बना देता हूँ इसको। C इस ऑक्सीजन पे क्या आ गया,
नेगेटिव, ये बॉन्ड टूटा ना तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव। अब यहाँ पे नोटिस करना एक बात, इस कार्बन की मैं बात करूं तो इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, ऊपर कौन है ये CH2H, तो इसको ऐसे लिख दिया हमने CH2OH, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और इस कार्बन से कौन बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा है, अरे ये ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा है ना। और इस ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो इसके पास एक हाइड्रोजन है। अब ये नंबर 1 नंबर 2 कार्बन, ये नंबर 1 ये नंबर 2, उसके बाद में नंबर 3 HOH, ठीक है। नंबर 4 OH और H, नंबर 5 ये ऑक्सीजन नंबर 5 का ही है और ये H, और नंबर 6 पे CH2OH, ठीक है। ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है तो कौन सा चार्ज, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज स्थायी नहीं है तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये अपने ऑक्सीजन, और जो हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में निकला वही O- के पास में O-H+, तो ये अपना OH, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक चीज नोटिस करना, OH ग्रुप किधर है, अरे अपना जो एनोमरिक कार्बन है, एनोमरिक कार्बन मतलब क्रियात्मक समूह वाला कार्बन, उस पे OH ग्रुप कहाँ है, राइट हैंड साइड, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, अल्फा डी फ्रक्टोज। और यही OH ग्रुप मैंने पलट दिया, देखो ये मैंने लगा दिया लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या बन गया, बीटा डी फ्रक्टोज, ठीक है। एक और चीज जो आपको यहाँ पे नोटिस करनी है, देखो कितने एटम रिंग बन रही है, 1 2 3 4, और ये अपना ऑक्सीजन 5, कितने एटम रिंग बन रही है, 5 एटम रिंग बन रही है। जबकि ग्लूकोज में कितने एटम रिंग बनी, ग्लूकोज में 6 एटम रिंग बनी, और अपने फ्रक्टोज में 5 एटम रिंग बनी। इसके पीछे की भी बात तुमको क्लियर है, ग्लूकोज में अपना एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह था तो वहां पे 6 एटम रिंग बन रही थी, और फ्रक्टोज में मेरा कीटोन क्रियात्मक समूह है तो 5 एटम रिंग बन रही है, ठीक है। OH CH2H, H OH OH H, ठीक है, और सबसे लास्ट में CH2H है। अब यहाँ पे एक चीज और नोटिस करो, ध्यान देना, OH ग्रुप किधर है, राइट हैंड साइड में, किधर है, राइट हैंड साइड में, तो ये कैसा हो गया मेरा अल्फा डी फ्रक्टोज। अब इससे ये स्ट्रक्चर बनानी है, इससे अपने को ये स्ट्रक्चर, ये सेम ही स्ट्रक्चर है, बस कैसे लिखना है, देखो OH ग्रुप किधर था मेरा, राइट हैंड साइड, कहाँ लिख दिया उसको, नीचे। H कहाँ था, राइट हैंड साइड, कहाँ लिख दिया, नीचे। OH कहाँ था, राइट हैंड साइड, कहाँ लिख दिया, नीचे। और सबसे लास्ट में तो CH2H है, ठीक है। अब इसमें भी एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे बल्कि ग्रुप ये रहा, बल्कि ग्रुप, इधर बल्कि ग्रुप ये रहा, इन दोनों में बल्कि ग्रुप ये रहा, और इन दोनों में बल्कि ग्रुप ये रहा। अब यहाँ पे देखो, अगर अपने को बीटा बनाना है तो बीटा में देखो एक खास बात, बल्कि ग्रुप ऊपर, फिर बल्कि ग्रुप नीचे, फिर बल्कि ग्रुप ऊपर, फिर बल्कि ग्रुप नीचे, बल्कि ग्रुप ऊपर, बल्कि ग्रुप नीचे, बल्कि ग्रुप ऊपर, बल्कि ग्रुप नीचे, तो ये मेरा क्या बन गया, बीटा डी फ्रक्टो फ्यूरेनोस। फ्यूरेनोस क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये फ्यूरेन रिंग से समानता दर्शा रहा है। किससे समानता दर्शा रहा है, फ्यूरेन रिंग से समानता दर्शा रहा है। फ्यूरेन रिंग कितने एटम की है, 5 एटम की है। एक कौन है उसमें, ऑक्सीजन है। इधर भी देखो कितने एटम की रिंग बन रही है, 5 एटम की। एक कौन है, ऑक्सीजन। इधर भी कितने एटम की रिंग बन रही है, 1 2 3 4 5, 5 एटम की रिंग बन रही है। एक कौन है, ऑक्सीजन है। अरे एक कौन है, ऑक्सीजन है। तो जब 5 एटम की रिंग बन रही है और एक ऑक्सीजन है, 5 एटम की रिंग बन रही है, ऑक्सीजन है, तो किससे समानता दर्शा रहा है, फ्यूरेन से समानता दर्शा रहा है। तो ये मेरा हो गया अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोस और ये मेरा बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोस, ठीक है। OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में बीटा, OH ग्रुप राइट हैंड साइड में, ठीक है। इधर कहाँ था अपने, राइट हैंड साइड में, तो क्या हो गया अल्फा। सारे बल्कि ग्रुप एक दूसरे के ऑपोजिट, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, तो क्या हुआ बीटा। इसको पलट दो, इधर मैंने बल्कि इसमें देखो, इस वाले पे मैंने OH ऊपर लगा रखा है और CH2H नीचे, इसको पलट दिया, CH2H ऊपर और OH नीचे। इसको क्या बोल देंगे अपन, अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोस, और इसको क्या बोलेंगे अपन, बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोस। अल्फा बीटा वाली बात भी आप लोगों को समझ आ गई होगी। इस वाले स्ट्रक्चर में देख लो आप, तो इसको देखो एक और तरीके से, जो मैंने अभी बोला आपको, ये CH2H का है राइट हैंड साइड में, H भी का है राइट हैंड साइड में, OH भी का है राइट हैंड साइड में। तो क्या करना है, CH2H राइट हैंड साइड तो नीचे, राइट हैंड साइड तो नीचे, राइट हैंड साइड तो नीचे, और सबसे लास्ट में तो अपने को CH2H ऊपर लगाना ही होता है। CH2OH ये तो हमेशा ऊपर रहेगा ही रहेगा। तो ये अपन ने डिस्कस की बीटा डी, इसमें फ्रक्टोज की, अल्फा डी फ्रक्टोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज, जिसको हम बोलते हैं अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोस एंड बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोस, ठीक है। और ये फ्यूरेनोस क्यों लग रहा है, क्योंकि ये फ्यूरेन से समानता दर्शा रहा है। 5 एटम की रिंग बन रही है, ऑक्सीजन आ रहा है, तो ये फ्यूरेन से समानता दर्शा रहा है। तो अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोस, बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोस, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं राइबोस तथा डीऑक्सीराइबोस की संरचना। राइबोस तथा डीऑक्सीराइबोस की संरचना, यहाँ पे देखो राइबोस और डीऑक्सीराइबोस में देखो दोनों जगह डी आ रहा है। यहाँ पे कैपिटल डी का मतलब
लास्ट कायरल कार्बन पे OH ग्रुप किधर है, राइट हैंड साइड पे। लास्ट कायरल कार्बन पे OH ग्रुप किधर है, राइट हैंड साइड में। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन कैपिटल डी बोलेंगे। ये कायरल कार्बन है क्या, ये कायरल कार्बन नहीं है, क्योंकि इसमें दोनों ग्रुप कौन है, हाइड्रोजन। अगर कोई भी दो ग्रुप भी सेम हो जाए मतलब वो कायरल कार्बन नहीं है। कायरल कार्बन होने के लिए सारे ग्रुप अलग अलग होने चाहिए, एक OH एक H और इधर कुछ नीचे अलग ही, ऊपर भी बहुत सारा कुछ अलग ही है। इसका मतलब ये कायरल कार्बन है। इस कायरल कार्बन पे OH ग्रुप राइट हैंड साइड में, इसका मतलब कैपिटल डी राइबोज। इधर नंबर 5 नंबर जो लास्ट कायरल कार्बन है उस पे OH ग्रुप राइट हैंड साइड में, तो ये भी कैपिटल डी। अब है एक डी राइबोज, एक डी डीऑक्सी राइबोज। इन दोनों में क्या अंतर है, ये डीएनए तथा आरएनए में पाई जाने वाली शर्करा। आरएनए में क्या पाया जाता है, डी राइबोज। डीएनए में क्या पाया जाता है, डी डीऑक्सी राइबोज। दोनों में डिफरेंस की बात करूँ तो देखो, सुनना ध्यान से। नंबर 1 कार्बन, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, 5 कार्बन की शर्करा है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, राइबोज। क्या बोलेंगे, राइबोज। 5 कार्बन की शर्करा को अपन क्या बोलेंगे, राइबोज बोलेंगे। अब देखो नंबर 2 पे अगर मैंने ऑक्सीजन को हटा दिया, नंबर 2 वाले से मैंने किसको हटा दिया, ऑक्सीजन को हटा दिया, तो क्या बन गया, डीऑक्सी राइबोज। नंबर 2 से मैंने क्या, इसको वैसे अपन बोलते हैं बीटा D2 डी डीऑक्सी राइबोज। नंबर 2 वाले कार्बन से अपन ने ऑक्सीजन हटा दिया। देखो नंबर 2 पे इधर OH है, इधर नंबर 2 पे OH, ऑक्सीजन नहीं है ना, ऑक्सीजन हटा दिया तो ये क्या बन गया, डीऑक्सी। और डीऑक्सी का मतलब ही क्या है, DE का मतलब है रिमूवल, मतलब हटाना, और ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन को। तो अपन ने डीऑक्सी कर दिया, इसके साथ ऑक्सीजन का रिमूवल करवा दिया, तो क्या बन गया, डीऑक्सी राइबोज बन गया। इतना ही अंतर है इनमें। अब यहाँ पे भी क्या करना है, जो अपना यहाँ पे नंबर 4 वाला जो अपना कायरल कार्बन है, इसका ऑक्सीजन का अटैक करवाएंगे इस कार्बोनिल कार्बन पे, फिर से अपने को नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देखने को मिलेगी। अब ये एक ही बात मैं कई बार बता रहा हूँ, वापस से सुन लेना। ऑक्सीजन लोन पेयर देके इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है। ये वापस से देखो C+O राइबोज कितने कार्बन की शुगर है, 5 कार्बन की, 1 2 3 4 5। इसमें सारे OH किधर होते हैं, राइट हैंड साइड में, OH 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 और सबसे लास्ट में CH2H होता ही है, H H H, ठीक है। ऑक्सीजन के पास यहाँ पे 2 लोन पेयर है, कहाँ अटैक करेगा, ये अटैक करेगा अपने लोन पेयर देके बॉन्ड बनाएगा कार्बोनिल कार्बन पे। अब कार्बोनिल कार्बन की अगर मैं बात करूँ तो कार्बोनिल कार्बन यहाँ पे पहले से 4 बॉन्ड बना रहा है, जब इससे बॉन्ड बनाएगा तो 5 तो बना नहीं सकता, तो ये वाला जो बॉन्ड है टूटेगा किधर, ऑक्सीजन की तरफ टूटेगा, ठीक है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। अब अगला केस देखो, वापस एक बार सही से समझ लो इसको इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। एक बॉन्ड टूटा और ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, एक कौन है इसके पास, हाइड्रोजन, ठीक है, एक कौन है इसके पास, हाइड्रोजन। आगे बात करता हूं इसकी कार्बन की। इस कार्बन पे देखो ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा है और ऑक्सीजन के पास एक कौन है, हाइड्रोजन। अरे ऑक्सीजन के पास एक कौन है, ऑक्सीजन के पास एक कौन है, हाइड्रोजन, ठीक है। ये हाइड्रोजन बना देते हैं। और ये जो ऑक्सीजन है इसको अभी बनाने वाले, नंबर 1 पे ये कर लिया, नंबर 2 पे OH H, नंबर 3 पे OH H, नंबर 4 पे ऑक्सीजन और ये H, और नंबर 5 पे CH2H, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 कार्बन की शर्करा थी। अब ऑक्सीजन जब 3 बॉन्ड बना रहा है तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अपन ने का ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन किस फॉर्म में निकलेगा, H+ के फॉर्म में निकलेगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन जो H+ के फॉर्म में निकला उसको मैंने यहाँ लगा दिया, ये OH, ठीक है। तो ये अपन ने लीनियर स्ट्रक्चर से कौन सा स्ट्रक्चर बना दी, साइक्लिक स्ट्रक्चर बना दी। लीनियर से क्या बना दिया मैंने, साइक्लिक स्ट्रक्चर बना दी। अब यहाँ पे देखो, जब मैंने इसका अटैक करवाया कहाँ पे, इस OH का अटैक करवाया कार्बोनिल कार्बन पे, तो अपन ने साइक्लिक स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिली, और इसको अपन क्या बोलेंगे, बीटा डी राइबोज। क्या बोलेंगे, बीटा डी राइबोज। अब यहाँ पे देखो H किधर है, राइट हैंड साइड, तो कहाँ लगा दिया, नीचे। राइट हैंड साइड कहाँ लगा दिया, नीचे। राइट हैंड साइड कहाँ लगा दिया, नीचे। और सबसे लास्ट में तो CH2H ऊपर आता ही है। तो ये अपन ने बना दी बीटा डी राइबोज की संरचना, ठीक है। अब ये बीटा डी राइबोज और बीटा D2 डीऑक्सी राइबोज में क्या अंतर है, बीटा डी राइबोज और बीटा D2 डीऑक्सी राइबोज में क्या अंतर है। बीटा D2 डीऑक्सी राइबोज में नंबर 2 वाले कार्बन पे मैंने ऑक्सीजन को हटा दिया, क्या बन गया, बीटा D2 डीऑक्सी राइबोज। देखो नंबर 2 पे OH है, इधर नंबर 2 पे ऑक्सीजन नहीं है, इसका मतलब मैंने नंबर 2 से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, तो बन गया बीटा D2 डीऑक्सी राइबोज, ठीक है, बीटा D2 डीऑक्सी राइबोज। डन है बात इतनी। अब यहाँ पे एक और चीज नोटिस करो, 2 डीऑक्सी का मतलब नंबर 2 से डीऑक्सी, मतलब ऑक्सीजन को मैंने रिमूव कर दिया है। नंबर 2 पे डीऑक्सी का मतलब है नंबर 2 से अपन ने ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, तो इसको अपन बोलेंगे बीटा D2 डीऑक्सी राइबोज, और ये अपना बीटा डी राइबोज, ठीक है। देखो ध्यान रखना है, ये अपने किस में पाई जाती है, आरएनए में। ये किस में पाई जाती है, डीएनए में। डीएनए में पाई जाती है बीटा D2 डीऑक्सी राइबोज, और आरएनए में अपने पाई जाती है
बीटा डी राइबोज। तो ये बीटा डी राइबोज आरएनए में, बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोज डीएनए में। तो अपन ने यहाँ पे लीनियर स्ट्रक्चर से क्या बना दी, साइक्लिक स्ट्रक्चर अपन ने फॉर्म कर दी। अब बात करते हैं डाइसैकेराइड की। ठीक है, डाइसैकेराइड में मैंने आपको बोला था दो मोनोसैकेराइड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ के डाइसैकेराइड बनाते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला अपना माल्टोज। माल्टोज में दोनों के दोनों कौन होते हैं, एल्फा ग्लूकोज। लैक्टोज में एक होता है बीटा ग्लूकोज, एक होता है बीटा गैलेक्टोज। और सुक्रोज में एक होता है ग्लूकोज, एक फ्रक्टोज। ग्लूकोज कौन सा, एल्फा ग्लूकोज, और फ्रक्टोज कौन सा, बीटा फ्रक्टोज। तो अगर अपन 2 मोल ग्लूकोज ले लें और दोनों ही अल्फा है तो क्या बना लेंगे, माल्टोज। माल्टोज 2 अल्फा ग्लूकोज से मिलकर बनाए, लैक्टोज बीटा ग्लूकोज और बीटा गैलेक्टोज से मिलकर बनाए, और सुक्रोज अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज से मिलकर बनाए। ठीक है, अब सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं माल्टोज। क्या पढ़ने वाले हैं, माल्टोज। देखो माल्टोज के बारे में ध्यान से सुनते जाना। माल्टोज की बात करें तो माल्टोज किससे मिलकर बना है, 2 अल्फा ग्लूकोज से मिलकर बना है, एक अल्फा ग्लूकोज और दूसरा अल्फा ग्लूकोज। अब इनके बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो देखो यहाँ पे पाया जाएगा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या है, तो दो अपने पास जो मोनोसैकेराइड है वो आपस में 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ के क्या बना लेते हैं, एक प्रकार का डाइसैकेराइड, जो कि अपना माल्टोज। और माल्टोज में दोनों के दोनों क्या होते हैं, अल्फा ग्लूकोज। यहाँ पे 1 का क्या मतलब है, इस अल्फा ग्लूकोज का C1 कार्बन रिएक्शन में भाग लेता है। इस 1 का क्या मतलब है, इस अल्फा ग्लूकोज का C1 मतलब पहला कार्बन रिएक्शन में भाग लेता है। ठीक है, इसका मतलब CHO अपना एल्डिहाइड जो है ना रिएक्शन में काम आ रहा है। इधर बात करते हैं 4 का मतलब इस अल्फा ग्लूकोज का C4 चौथा कार्बन रिएक्शन में भाग ले रहा है। तो ध्यान देना, इसका चौथा कार्बन, इसका मतलब यहाँ पे C1 का CHO कैसा है, फ्री है। चौथे कार्बन वाला किस में भाग ले रहा है, रिएक्शन में भाग ले रहा है। इसका मतलब पहले कार्बन का CHO कैसा है, फ्री है। तो इसका मतलब है फेलिंग विलियन और टॉयलेट अभिकर्मक से रिएक्शन करेगा, मतलब रिड्यूसिंग शुगर। अपन ने बात की थी शर्करा को 2 प्रकारों में बांटा था, एक थे रिड्यूसिंग शुगर, एक थी नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर जिसको अपन बोलते हैं अपचायक शर्करा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर जिसको अपन बोलते हैं अनअपचायक शर्करा। ठीक है, जो फेलिंग विलियन और टॉयलेट अभिकर्मक को अपचयित करती है उसको अपन बोलते हैं अपचायक शर्करा। जो फेलिंग विलियन तथा टॉयलेट अभिकर्मक को अपचयित नहीं करती उसको अपन बोलते हैं अनअपचायक शर्करा। आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है अपचायक और अनअपचायक का। अपचायक शर्करा क्या है, जो फेलिंग विलियन तथा टॉयलेट अभिकर्मक को अपचयित करती है उसे अपन अपचायक शर्करा कहते हैं। एक और बात जो आपको दिमाग में रखनी है, जिसका एल्डिहाइड समूह कैसा होता है, जिसमें मुक्त एल्डिहाइड समूह पाया जाता है उसको भी अपन और क्या बोल सकते हैं, अपचायक शर्करा। जिसमें मुक्त एल्डिहाइड समूह नहीं पाया जाता उसको अपन बोलते हैं अनअपचायक शर्करा। या जो टॉयलेट अभिकर्मक तथा फेलिंग विलियन को अपचयित नहीं करती उसको भी अपन बोलते हैं अनअपचायक शर्करा। ठीक है, जो टॉयलेट अभिकर्मक तथा फेलिंग विलियन को अपचयित नहीं करती है अनअपचायक शर्करा, उसमें मुक्त एल्डिहाइड समूह नहीं पाया जाता। ठीक है, टॉयलेट अभिकर्मक जानते हो अमोनिकृत सिल्वर नाइट्रेट। और फेलिंग विलियन कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, फेलिंग विलियन ए, फेलिंग विलियन बी। फेलिंग विलियन ए क्या होता है, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। और फेलिंग विलियन बी क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ठीक है, सारी बातें आनी चाहिए अपने को, पीछे पढ़ रखा है अपन ने। तो देखो 1,4 का मतलब, देखो बॉन्डिंग पूछी जा सकती है। माल्टोज में 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, मतलब कि इस अल्फा ग्लूकोज का पहला कार्बन और दूसरे अल्फा ग्लूकोज का चौथा कार्बन रिएक्शन में भाग ले रहा है। इसका चौथा कार्बन रिएक्शन में भाग ले रहा है, मतलब पहले कार्बन का जो CHO एल्डिहाइड समूह फ्री है। इसका मतलब एक प्रकार की कैसी शर्करा, अपचायक शर्करा। तो माल्टोज एक प्रकार की कैसी शर्करा हो गई, रिड्यूसिंग शुगर, अपचायक शर्करा। देखो कैसे बनाना है, सुनना। दोनों अल्फा थे, अरे दोनों अल्फा ग्लूकोज लेने थे ना अपने को, तो मैंने दोनों अल्फा ग्लूकोज ले ली। OH ग्रुप का है, देखो नीचे, इधर भी OH ग्रुप का है नीचे, मतलब दोनों क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज है। क्या करना है, एक का H और एक का OH। पहले वाले कार्बन से H ले लिया, दूसरे वाले कार्बन से OH ले लिया, वाटर को निकाला, यहाँ पे COC, ये जो COC बॉन्ड बन रहा है इसको अपन क्या बोल देंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलेंगे। और ये पहले और चौथे कार्बन के बीच बन रहा है। तो 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या पाया जाता है अपने माल्टोज में, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाता है। ठीक है, बस इनको H2 को निकालो और पूरी स्ट्रक्चर एज इट इज लिख दो। पूरी स्ट्रक्चर एज इट इज लिख देनी है, पहला कार्बन और चौथे कार्बन, पहले कार्बन का H और दूसरे अपने चौथे कार्बन का OH। वाटर को निकालो और अपने माल्टोज बना लो। अब इसमें वापस से देख लो, जो पहले कार्बन वाला है वो फ्री है, इसका मतलब इसको अपन क्या बोल देंगे, अपचायक शर्करा। पहला कार्बन अपने एल्डिहाइड वाला होता है और यहाँ पे एल्डिहाइड समूह फ्री है, इसका मतलब ये अपचायक शर्करा है। फेलिंग विलियन तथा टॉयलेट अभिकर्मक को अपचयित करेगा। अगले स्ट्रक्चर पे आते हैं लैक्टोज में। लैक्टोज में दोनों बीटा है, बीटा ग्लूकोज एंड बीटा गैलेक्टोज। बीटा ग्लूकोज एंड बीटा गैलेक्टोज। तो देखो बीटा ग्लूकोज का कौन सा कार्बन लेना है, चौथा कार्बन। और बीटा गैलेक्टोज का कैसा कार्बन लेना है, पहला कार्बन। अब इसका पहला कार्बन मतलब इसका CHO क्या हो रहा है, यूज में आ रहा है। ठीक है, इसका चौथा कार्बन
इसका फोर्थ कार्बन मतलब इसका CHO कैसा फ्री है, मतलब इसका एल्डिहाइड समूह फ्री है, इसका मतलब ये एक प्रकार की अपचायक शर्करा है, फेलिंग विलयन और टॉलन अभिकर्मों को अपचयित करेगी। अपचायक शर्करा की दो परिभाषा फेलिंग विलयन तथा टॉलन अभिकर्मों को अपचयित करती है, मुक्त एल्डिहाइड समूह पाया जाता है। ठीक है, तो ये CHO फ्री है तो इसको अपन क्या बोल देंगे, रिड्यूसिंग शुगर। अब यहाँ पे भी 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, 1,4 ग्लाइक और 1 किसका, बीटा गैलेक्टोज का, फोर्थ किसका, बीटा ग्लूकोज का। ये बात दिमाग में रखनी है, 1 किसका, बीटा गैलेक्टोज का, फोर्थ किसका, बीटा ग्लूकोज का। तो देखो यहाँ पे अपने को पहले किसके स्ट्रक्चर बनानी है, 1 वाले मतलब गैलेक्टोज की, और गैलेक्टोज अपना क्या था, गैलेक्टोज क्या था, ग्लूकोज का एपिमर था, और क्या था, चौथे कार्बन पे विन्यास चेंज कर दो। तो देखो पहले तो अपन बीटा ग्लूकोज की संरचना बनाते हैं, OH ऊपर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे और फिर ऊपर, तो ये अपना बीटा ग्लूकोज बन गया। ठीक है, अब इसी से अपने को गैलेक्टोज बनाना है, कैसे बनाएंगे, चौथे नंबर वाले कार्बन पे विन्यास चेंज कर दो। चौथे नंबर वाले कार्बन पे विन्यास चेंज करने का मतलब 1 2 3 4। अच्छा, इस चौथे कार्बन पे देखो OH कहाँ पे, नीचे, अभी कहाँ लगा दिया अपन ने, ऊपर। चौथे कार्बन पे विन्यास चेंज कर दिया, मतलब क्या बना दिया मैंने, गैलेक्टोज बना दिया। ग्लूकोज के कितने एपिमर, 2 एपिमर, ग्लूकोज का C2 एपिमर मैनोज कहलाता है, और ग्लूकोज का C4 एपिमर गैलेक्टोज कहलाता है। ठीक है, तो ये C4 एपिमर एक प्रकार का क्या करना है, गैलेक्टोज के पहले कार्बन और अपने ग्लूकोज के चौथे कार्बन के बीच बॉन्ड बनाना है। इसका H ले लिया, इसका OH ले लिया, वाटर को निकाला, तो अपने को यहाँ पे COC बॉन्ड, मतलब एक तरीके से अपने को ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देखने को मिल रहा है, गैलेक्टोज का पहला कार्बन और ग्लूकोज का चौथा कार्बन। अरे ठीक है, ये अपन ने क्या बना दिया, क्या बना दिया, अपन ने बीटा ग्लूकोज और बीटा गैलेक्टोज से अपन ने बना दिया यहाँ पे अपना क्या बनाया, लैक्टोज। लैक्टोज में बीटा ग्लूकोज एंड बीटा गैलेक्टोज। ठीक है, लैक्टोज में बीटा ग्लूकोज एंड बीटा गैलेक्टोज, और अभी अपने माल्टोज बेटा, माल्टोज में दोनों के दोनों अल्फा डी ग्लूकोज, दोनों के दोनों अल्फा ग्लूकोज। ठीक है, अब अपन डिस्कस कर रहे हैं लास्ट अपना सुक्रोज। ये संरचना एग्जाम में पूछ ली जाती है, सुक्रोज जिसको कि अपन टेबल शुगर भी बोलते हैं। ठीक है, इक्शु शर्करा, शर्करा, इनवर्ट शुगर सारे इसी के नाम है। इसमें ग्लूकोज तो लेंगे अल्फा और फ्रक्टोज लेंगे बीटा, अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज, अल्फा ग्लूकोज का C1 और बीटा ग्लूकोज का C2। ध्यान देना, अल्फा ग्लूकोज के C1 वाला कार्बन और बीटा ग्लूकोज का C2 वाला कार्बन। अब यहाँ पे देखो, ध्यान देना, अपना जो ग्लूकोज है उसमें पहले वाले कार्बन ही तो एल्डिहाइड वाला कार्बन होता है, तो एल्डिहाइड वाला कार्बन रिएक्शन में भाग ले रहा है, एल्डिहाइड वाला कार्बन रिएक्शन में भाग ले रहा है। और इधर बीटा की मैं बात करूं तो देखो, फ्रक्टोज की अगर मैं बात करूं तो फ्रक्टोज में जो दूसरा नंबर वाला कार्बन होता है वही तो कीटोन वाला कार्बन होता है, मतलब यहाँ पे कीटोन रिएक्शन में भाग ले रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पे मेरे पास कोई भी क्रियात्मक समूह फ्री नहीं है, मतलब यहाँ पे अपने को मुक्त क्रियात्मक समूह देखने को नहीं मिलेगा। अतः यह फेलिंग विलयन तथा टॉलन अभिकरण को अपचयित नहीं करेगा, मतलब एक प्रकार की कैसी शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इसका मतलब जो अभी अपन ने ऊपर पढ़ा, एक अपन ने पढ़ा माल्टोज, ठीक है, एक अभी अपन ने पढ़ा माल्टोज, उसके अलावा अपन ने एक और कौन सा देखा, पहले माल्टोज देखा अपन ने, उसके अलावा अपन ने एक देखा है, देखो सुक्रोज जो है वो एक प्रकार की क्या हो गई अपने, अनअपचायक शर्करा। सुक्रोज क्या हो गई, अनअपचायक शर्करा। उसके अलावा लैक्टोज अपनी अपचायक शर्करा, और माल्टोज भी अपनी अपचायक शर्करा। माल्टोज भी अपचायक है, ठीक है, माल्टोज में दोनों अल्फा ग्लूकोज। लैक्टोज भी अपनी अपचायक है, इसमें बीटा ग्लूकोज और बीटा गैलेक्टोज। जबकि अपनी सुक्रोज कैसी है, सुक्रोज अपनी अनअपचायक शर्करा है, सुक्रोज अपनी अनअपचायक शर्करा है, टेबल शुगर जिसको अपन बोलेंगे। इसमें देखो अल्फा ग्लूकोज का पहला कार्बन और बीटा फ्रक्टोज का दूसरा कार्बन रिएक्शन में भाग ले रहा है। इधर CHO रिएक्शन में भाग ले रहा है, मतलब एल्डिहाइड वाला कार्बन, और इधर कीटोन वाला कार्बन रिएक्शन में भाग ले रहा है। ठीक है, कीटोन वाला कार्बन से जो कनेक्टेड है ना, वो यहाँ पे रिएक्शन में भाग ले रहे हैं। यहाँ पे क्या पाया जाएगा, यहाँ पे 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाएगा, 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाएगा। इसको अपन नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोलेंगे, अनअपचायक शर्करा बोलेंगे, क्योंकि फेलिंग विलयन तथा टॉलन अभिकर्मों को अपचयित नहीं करेगी। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अपने बनाया अल्फा ग्लूकोज। क्या बनाया, अल्फा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज में अपने को पता ही है नंबर 1 पे OH कहाँ होता है, नीचे होता है। बाकी देखो ऊपर नीचे और ये वापस से नीचे, और ये OH ऊपर होता तो क्या बन जाता, बीटा, जबकि अपन ने क्या बना दिया, अल्फा ग्लूकोज। ठीक है, अब बात करते हैं अपन बीटा फ्रक्टोज की। तो बीटा फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर बनाएंगे अपन ने। ठीक है, बीटा में सारे बल्कि ऑपोजिट डायरेक्शन में, बल्कि ऊपर बल्कि नीचे, बल्कि ऊपर बल्कि नीचे। ठीक है, बल्कि ऊपर बल्कि नीचे, बल्कि ऊपर बल्कि नीचे। ठीक है, ये बीटा के स्ट्रक्चर है। क्या करना है बीटा फ्रक्टोज में, अब देखो C1 और C2 के बीच रिएक्शन करवानी है अपने को। किसके बीच में, ग्लूकोज का C1 कार्बन और बीटा फ्रक्टोज का C2 कार्बन, और इधर कौन सा है, 5वां कार्बन है। तो मेरे को क्या, हमें C2 को पास में लाना पड़ेगा, क्या लाना पड़ेगा। तो अपन क्या करते हैं, सुनना, C1 और C2 पास नहीं है तो बीटा फ्रक्टोज को 180 डिग्री से घुमाना पड़ेगा।
180 डिग्री से घुमाने का मतलब है, यहाँ पे ध्यान से सुनना, बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। 180 डिग्री घुमाने का मतलब है ये CH2H आ जाएगा यहाँ पे, CH2OH यहाँ पे, OH यहाँ पे, ठीक है, और ये H चल जाएगा ऊपर, ये CH2H चल जाएगा यहाँ पे। 180 डिग्री पलट दिया अपन, ठीक है, 180 डिग्री इनको पलट दिया। और देखो OH, अब ये OH इधर आएगा तब भी OH ही रहेगा, ये OH उधर जाएगा तब भी OH रहेगा, ये H इधर जाएगा तब भी H रहेगा, और ये H इधर आएगा तब भी H रहेगा। तो देखने में ऐसा लगता है कि इनको तो चेंज अपन ने किया ही नहीं है, पर वो चेंज हो रहे होते हैं, ठीक है। तो C1C2 पास नहीं आते, बीटा फ्रक्टोज को 180 डिग्री से घुमाना पड़ेगा। 180 डिग्री से घुमाते ही देखो, 180 डिग्री से घुमाते ही देखो, ये CH2H जो था वो यहाँ आ गया, ठीक है, CH2H यहाँ पे, और OH कहाँ गया, नीचे आ गया, ये CH2H नीचे आ गया यहाँ पे, और ये H कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, ठीक है, H ऊपर और H नीचे, और OH ऊपर OH नीचे, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पे, ध्यान देना, अब क्या करना है अपने को, यहाँ पे इसका H और इसका OH, वापस से वाटर निकालेंगे। C1C2 पास में आ चुके हैं, ये C1 कार्बन किसका, अल्फा ग्लूकोज का C1 कार्बन, और बीटा फ्रक्टोज का C2 कार्बन। तो यहाँ से वाटर को निकालेंगे और 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाएंगे। तो ये अपन ने बना दी किसकी संरचना, सुक्रोज की संरचना। और सुक्रोज एक प्रकार का मेरा क्या है, सुक्रोज मेरा एक प्रकार की अनौपचारिक शर्करा है, सुक्रोज मेरी एक प्रकार की अनौपचारिक। तो एक अपन ने बनाया सुक्रोज, सुक्रोज अपनी अनौपचारिक शर्करा, अरे सुक्रोज कैसी शर्करा, अनौपचारिक शर्करा। उसके अलावा अगर मैं बात करूं अपना लैक्टोज कैसी शर्करा, औपचारिक शर्करा। और जो अपन ने सबसे पहले पढ़ी माल्टोज, क्या पढ़ी, माल्टोज, वो भी एक प्रकार की अपनी कैसी शर्करा, औपचारिक शर्करा। माल्टोज औपचारिक शर्करा, लैक्टोज भी औपचारिक शर्करा, और अगर मैं बात करूं अपनी सुक्रोज अनौपचारिक शर्करा। तो यहाँ पे अपन ने डाइसैकेराइड वाला पार्ट क्या कर लिया, खत्म कर लिया है। अब अपन पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, क्या पढ़ने वाले हैं, पॉलीसैकेराइड। क्या पढ़ने वाले हैं, पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड को एक बार ध्यान से देखो, 2 मिनट। हाँ, तो जैसे कि अपन ने डाइसैकेराइड फिनिश कर लिया है, ठीक है, अपन ने ग्लूकोज की चक्रीय संरचना देख ली, डाइसैकेराइड फिनिश कर लिया है। वो अपन स्टार्ट करते हैं पॉलीसैकेराइड। ध्यान देना, पॉलीसैकेराइड जल्दी खत्म करते हैं, काफी लंबा लेक्चर हो चुका है। पॉलीसैकेराइड की बात करें, पॉलीसैकेराइड के अपने पास एग्जांपल, अब देखो जैसे मोनोसैकेराइड में अपन पढ़ते हैं ग्लूकोज हो गया, ठीक है ना, ग्लूकोज फ्रक्टोज, ये अपने पास मोनोसैकेराइड है। माल्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया, अपने पास डाइसैकेराइड है। ऐसे पॉलीसैकेराइड के एग्जांपल भी अपने को दिमाग में रखने हैं। स्टार्च एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड है, सेल्यूलोज भी एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड है, और ग्लाइकोजन भी एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड है। स्टार्च के लिए बात करें तो स्टार्च क्या है, अल्फा ग्लूकोज का बहुलक है। अल्फा ग्लूकोज का बहुलक क्या कहलाता है अपना, स्टार्च। बीटा ग्लूकोज का बहुलक क्या कहलाता है, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज किसका बहुलक है, बीटा ग्लूकोज का। अल्फा ग्लूकोज का बहुलक कौन है, स्टार्च। और ग्लाइकोजन अपने एनिमल फैट, एनिमल फैट अपनी ग्लाइकोजन। अब भी बात करते हैं मैंने स्टार्च की। स्टार्च के अंदर बात करें तो स्टार्च में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है अमाइलोज, एक होता है अमाइलोपेक्टिन। स्टार्च में कितने पार्ट, 2 पार्ट, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। कई बार आपकी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है व्हाट डिफरेंस लिखने अपने को अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में, ठीक है। अमाइलोज स्टार्च का कितना % भाग बनाता है, 10 से 15%, और अमाइलोपेक्टिन कितना बनाता है, 85 से 90%, ठीक है। अमाइलोज में कितनी यूनिट होती है, 200 से 500 तक यूनिट हो सकती है अमाइलोज में, जबकि अमाइलोपेक्टिन में 4000 से लेके 5000 यूनिट हो सकती है, ठीक है। अमाइलोपेक्टिन में 4000 से 5000 यूनिट हो सकती है, जबकि अपने अमाइलोज में 200 से 500 यूनिट होती है। अमाइलोज जो है वो सॉल्युबल है, ठीक है, वो सॉल्युबल है, घुलनशील है। अमाइलोपेक्टिन इनसॉल्युबल है, घुलनशील नहीं है, अघुलनशील है। आगे बात करते हैं, अमाइलोज अपने आयोडीन के साथ में बैंगनी रंग देता है, अपना अमाइलोज आयोडीन के साथ बैंगनी रंग देता है। अमाइलोपेक्टिन अपना आयोडीन के साथ कोई भी रंग नहीं देता। एक और बात, अमाइलोज अपनी लीनियर स्ट्रक्चर है। अमाइलोज कैसे स्ट्रक्चर है, लीनियर स्ट्रक्चर है, जबकि अमाइलोपेक्टिन कैसे स्ट्रक्चर है, ब्रांच स्ट्रक्चर। ब्रांच स्ट्रक्चर का मतलब है एक लीनियर स्ट्रक्चर और दूसरे लीनियर स्ट्रक्चर में कोई ना कोई बॉन्डिंग पाई जाएगी, ठीक है। तो ये अपने पास ब्रांच स्ट्रक्चर, ये अपने पास लीनियर स्ट्रक्चर। अब अगली बात, इसमें कौन सा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इसमें 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाता है। इसमें 1,4 के साथ साथ और क्या पाया जाता है, 1,6। 1,4 के साथ साथ 1,6 दोनों ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाए जाते हैं। 2 अमाइलोज रिंग आपस में जुड़ती है, एक रिंग का C1 तथा दूसरे रिंग का C6 के मध्य यहाँ पे बॉन्डिंग होती है। तो इसमें 1,4 और 1,6 दोनों ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाए जाते हैं, जबकि यहाँ पे सिर्फ 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाता है। लीनियर स्ट्रक्चर, ब्रांच स्ट्रक्चर। आयोडीन के साथ बैंगनी रंग देगा, आयोडीन के साथ बैंगनी रंग नहीं देगा। ये कैसा सॉल्युबल है, ये इनसॉल्युबल। 10 से 15% भाग बनाएगा स्टार्च का, ये 85 से 90% भाग बनाएगा। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है, इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखना डिफरेंस इनका। स्टार्ट करते हैं, देखो वापस से सुनना ध्यान से। अब अमाइलोज की बात करते हैं। अभी हमने पढ़ा अमाइलोज जो है, देखो
कैसे स्ट्रक्चर है, लीनियर स्ट्रक्चर है। तो देखो एनसीईआरटी का एक डायग्राम है जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। लीनियर स्ट्रक्चर है कौन, अमाइलोज। किसके बीच बंध बन रहा है, देखो पहले कार्बन और चौथे कार्बन के मध्य। तो C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, C1C4 ग्लाइकोलिडिक लिंकेज, C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो यहाँ पे C1C4 के मध्य ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, ठीक है। अब बात करते हैं, तो ये तो स्ट्रक्चर थी अमाइलोज की, ये स्ट्रक्चर किसकी है, ये स्ट्रक्चर अपने अमाइलोज की। अब आगे देखो ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रही है ना, ये जो स्ट्रक्चर है ये अपने पास अमाइलोपेक्टिन की है। देखो एक अमाइलोज, ठीक है, और ये दूसरा अमाइलोज, ये आपस में क्या कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। पढ़ा था ना, अरे अभी अभी अपन ने देखा कि अमाइलोपेक्टिन में 1,4 और 1,6 दोनों ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाए जाते हैं, 1,4 और 1,6, जबकि अमाइलोज में ओनली 1,4, अमाइलोपेक्टिन में 1,4 के साथ 1,6। तो यहाँ पे देखो अमाइलोज में ओनली 1,4 1,4 1,4 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और अमाइलोपेक्टिन में 1,4 और 1,6, 1,4 1,4 1,6 आगे। और ये क्या बना सकता है, और स्ट्रक्चर बना सकता है, ठीक है। तो ये अपन ने पढ़ा स्टार्च के बारे में। अब 2-3 बातें और सुन लो। ग्लूकोज की चक्रीय संरचना, ये सारी बातें अपन ने पढ़ ली, बस सुनते जाना जल्दी जल्दी। संरचना फर्स्ट, ग्लूकोज के अधिक गुणों को स्पष्ट करते परंतु निम्नलिखित अभिक्रिया। अच्छा, तो एनसीईआरटी की बात है। ग्लूकोज की चक्रीय संरचना में पॉइंट सुनना ध्यान से, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना में पॉइंट सुनना। एल्डिहाइड समूह उपस्थित होते हुए भी ग्लूकोज 2,4-DNP अपना 2,4-डाइनाइट्रोफेनिलहाइड्रोजीन परीक्षण तथा शिव परीक्षण नहीं देता है, एवं ये NHSO3 के साथ हाइड्रोजन सल्फाइड यौगिक उत्पाद नहीं बनाता है। पढ़ाई था अपन ने, ठीक है ना। इससे प्रूव होता है कि ग्लूकोज की चक्रीय संरचना होती है। आगे, ग्लूकोज का पेंटासीटेट हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ अभिक्रिया नहीं करता, ठीक है, जो मुक्त CHO समूह की अनुपस्थिति को इंगित करता है। यह रिएक्शन अपने को बताती है कि ग्लूकोज में फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होता है। कौन, ग्लूकोज की पेंटासीटेट की अपना अभिक्रिया किससे करवाते हैं, हाइड्रोक्सिल अमीन से। देखो दो बातें, ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन बनाता है, पर ग्लूकोज का पेंटासीटेट हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन नहीं बनाता है, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा है, ग्लूकोज दो भिन्न क्रिस्टलीय रूपों में पाया जाता है जिन्हें अल्फा तथा बीटा कहते हैं। बताइए अल्फा बीटा अपने को, ठीक है ना। बीटा में OH ग्रुप अबाव, अल्फा में OH ग्रुप बिलो, ठीक है। तो ग्लूकोज दो भिन्न क्रिस्टल रूप में पाया जाता है, अल्फा तथा बीटा कहते हैं। ग्लूकोज का अल्फा रूप का गलनांक 419 केल्विन, इसके सांद्र विलयन से 303 केल्विन ताप पर क्रिस्टलीकरण द्वारा प्राप्त होता है, जबकि ग्लूकोज का बीटा रूप गलनांक 423 केल्विन। देखो आप नोटिस करो, अल्फा का गलनांक 419 और बीटा का गलनांक 423। इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं कि बीटा ग्लूकोज का गलनांक ज्यादा होता है। और अपन ने एक और बात पढ़ी थी, बीटा का स्थायित्व भी क्या होता है, ज्यादा होता है अल्फा से, क्योंकि बीटा में सारे बल के ग्रुप एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। क्रिस्टलीकरण से प्राप्त किया जा सकता है। अब ये अपने पास कौन सी स्ट्रक्चर थी, ग्लूकोज की लीनियर स्ट्रक्चर थी, जो कि अभी अपन ने देखा ही था। उस लीनियर स्ट्रक्चर में मैंने कहा था जो अंतिम कायरल कार्बन है उस पे जो एल्कोहल है वो अपने एल्डिहाइड वाले कार्बन पे अटैक करेगा और एक बनाएगा अल्फा और एक बनाएगा बीटा। पहचानने का तरीका, फर्स्ट अपना जो कार्बन जिसको अपन एनोमरिक कार्बन बोलते हैं या क्रियात्मक समूह वाला कार्बन बोलते हैं, ठीक है। चक्रीकरण से पूर्व क्रियात्मक समूह वाला कार्बन या एनोमरिक कार्बन, उस पे OH ग्रुप अगर राइट हैंड साइड है तो मैं अल्फा बोलूंगा, उस पे OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड है तो मैं उसको बीटा बोलूंगा, ठीक है। यहाँ पे अपना लेक्चर नंबर 3 खत्म होता है बायोमोलिक्यूल का। अब जो मैं 1-2 बातें और बता देना चाहता हूँ आपको, इसी YouTube चैनल पे साइंस आचार्य हिंदी मीडियम पे आपको बहुत प्यारे प्यारे लेक्चर देखने को मिलने वाले हैं। जो लोग बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। 2-3 दिन थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम आ गई थी जिससे मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। अब आपको बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाले हैं। और मैंने आपको बोला था मैं हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जिसमें से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस चैनल पे आपको बने रहना है। अगर इस वीडियो का कोई सा भी पार्ट पसंद आया, कमेंट करना, आप अपना फीडबैक दे सकते हो। जिस भी टॉपिक में आपको डाउट हो वो भी आप मेरे को बता सकते हो, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो का कोई सा भी पार्ट पसंद आया हो, कमेंट जरूर करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाकी बातें अपन अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।